सोनवणे सर, भारत शिंदे सर, उपस्थित सर्व प्राध्यापक वृंद, संशोधक विद्यार्थी आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी आपल्या महापुरुषांच्या कर्तव्याला पुष्पहार अर्पण करून आपण या चर्चासत्राचा औपचारिक उद्घाटन या ठिकाणी करत आहोत। छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, अण्णाभाऊ साठे, राजर्षी शाहू महाराज यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून आपण आपल्या आजच्या चर्चासत्राचा औपचारिक उद्घाटन या ठिकाणी करत आहोत। आपल्या आजच्या कार्यक्रमाचे मान्यवर पाहुणे शिवाजी विद्यापीठाच्या हिंदी विभागाचे विभाग प्रमुख आणि आजचे बीज भाषण डॉक्टर अर्जुन जाधव सर, ज्येष्ठ लेखक विठ्ठलराव संधी कला महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र कदम सर, या ठिकाणी दीपप्रज्वलन करून आपण आपल्या आजच्या चर्चासत्राचं उद्घाटन या ठिकाणी करत आहोत। दीपकनिका घागुटी तरी बहुतेजाने प्रगटी, तैसी सद्बुद्धी त्रिपुटी म्हणू नये या उक्तीप्रमाणे आजच्या संस्थेचं प्रतिवाक्य तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधारातून प्रकाशाकडे निघाली ही ज्योत आपण प्रज्वलित करून आपल्या आजच्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन या ठिकाणी करत आहोत। समकालीन साहित्य, वाणिज्य विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखांतील सामाजिक सिद्धांतांचा अभ्यास या विषयावरती या चर्चासत्राचं आयोजन आपण आज केलेलं आहे। मान्यवर पाहुण्यांच्या हस्ते महापुरुषांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून आणि दीपप्रज्वलन करून आपल्या आजच्या चर्चासत्राचं औपचारिक उद्घाटन या ठिकाणी संपन्न झालेलं आहे। धन्यवाद सर। यानंतर आपल्या आजच्या चर्चासत्रासाठी उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांचा सन्मान सत्कार आपण या ठिकाणी करत आहोत। आपल्या संस्थेचे सचिव आदरणीय श्री प्रतापसिंहजी गरड साहेब, आपल्या चर्चासत्राच्या या उद्घाटनानंतर तिथं उपस्थित मंचावर उपस्थित असलेल्या सर्व पाहुण्यांचा सत्कार आपण या ठिकाणी करत आहोत। प्रथमतः आपल्या संस्थेचे सचिव माननीय श्री प्रतापसिंह गरड साहेब यांचा स्वागत सत्कार प्राचार्य डॉक्टर एस जे पाटील सर यांनी करावा असं मी त्यांना विनंती करतो। धन्यवाद सर। यानंतर शिवाजी विद्यापीठाचे माजी हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर अर्जुन चव्हाण सर यांचा सत्कार आमच्या संस्थेचे सचिव आदरणीय प्रतापसिंहजी गरड साहेब यांनी करावा असं मी त्यांना विनंती करतो। धन्यवाद। यानंतर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाचे मराठी अभ्यासक्रमाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ लेखक डॉक्टर महेंद्र कदम यांचा सत्कार आमच्या महाविद्यालयाचे विभाग प्रमुख डॉक्टर राजकुमार सोनवणे सर यांनी करावा अशी त्यांना विनंती करतो। धन्यवाद सर। यानंतर डॉक्टर अनिकेत धावरे सरांचा सत्कार मोरे सर यांनी करावा असं त्यांना विनंती करतो।
आपल्या धन्यवाद सर. आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर पाटील सर यांचा सत्कार पवार सरांनी करावा असे त्यांना विनंती आहे. धन्यवाद सर. यानंतर महाविद्यालयाचे प्राचार्य कुदळे सरांचा सत्कार डॉक्टर विलासराव लोटे सरांनी करावा अशी त्यांना विनंती आहे. धन्यवाद सर. यानंतर या आपल्या आजच्या चर्चासत्राचे संयोजक आणि च्या महाविद्यालयाचे मराठी विभाग प्रमुख डॉक्टर राजकुमार सोनवणे सरांचा सत्कार प्राध्यापक चव्हाण सर यांनी करावा अशी त्यांना विनंती आहे. धन्यवाद सर. आपल्या हिंदी विभागाचे विभाग प्रमुख डॉक्टर भारत शिंदे सरांचा सत्कार या ठिकाणी तनखडे सरांनी करावा अशी त्यांना विनंती आहे. यानंतर भगवानराव आढळराव सिनेट सदस्य यांचा सत्कार डॉक्टर सोनवणे सरांनी करावा अशी त्यांना विनंती आहे. धन्यवाद सर. यानंतर डॉक्टर शकीब शेख सुवर्णलता गांधी महाविद्यालय यांचाही सत्कार या ठिकाणी सोनवणे सरांनी करावा अशी त्यांना विनंती आहे. धन्यवाद सर. यानंतर प्राचार्य तानाजी देशमुख सर यांना विनंती आहे सत्कार स्वीकारण्यासाठी आपण त्यांच्याकडे यावं. प्राचार्य तानाजी देशमुख सर यांचाही सत्कार पवार सरांनी करावा अशी त्यांना विनंती आहे. धन्यवाद सर. यानंतर जवाहर कोरे सर यांनी सत्कार स्वीकारण्यासाठी पुढे येत आहे. जवाहर कोरे सर पवार सरांनी विनंती आहे की त्यांचा सत्कार या ठिकाणी करावा. डॉक्टर वामन जाधव सर यांना विनंती आहे कृपया आपण पुढे यायचं आहे. डॉक्टर वामन जाधव सरांचा सन्मान कोरे सरांनी करावा असे त्यांना विनंती आहे.
धन्यवाद सर. यानंतर प्राध्यापिका श्री विजयश्री गवळे मॅडम यांचा सत्कार या ठिकाणी होते. कृपया आपण त्यांच्याकडे येणे. काळे मॅडमना विनंती करतो त्यांनी गवळे मॅडमचा सत्कार या ठिकाणी करावा. डॉक्टर प्रकाश कांबळे सर त्यांना विनंती आहे कृपया आपण त्यांच्याकडे यायचं आहे. के भिसे महाविद्यालयाचे विभाग प्रमुख डॉक्टर प्रकाश कांबळे सर चा सत्कार या ठिकाणी होत आहे. पवार सरांना विनंती आहे की कांबळे सरांचा सत्कार या ठिकाणी करावा. उपस्थित असलेल्या सर्वच मान्यवर प्राध्यापकांचं महाविद्यालयाच्या वतीने पुढचे या ठिकाणी स्वागत करतो. आपल्या आजच्या कार्यक्रमाला लाभलेले सर्व पाहुणे यांचं स्वागत झाल्यानंतर आपल्या आजच्या कार्यक्रमाचं प्रस्तावित ज्या देशमुख संभाजीराव महाविद्यालयाचे प्राचार्य म्हणजे डॉक्टर कीर्ती पाटील सर यांनी या कार्यक्रमाचं प्रस्तावित करावं असं मी त्यांना विनंती करतो. चर्चासत्र आयोजित केलेला आहे. या राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या निमित्तानं उपस्थित असलेले संस्थेचे सचिव सन्माननीय प्रतापसिंह जरड साहेब, त्याचबरोबर या चर्चासत्राचे उद्घाटक प्रमुख पाहुणे शिवाजी विद्यापीठाचे माजी हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर अर्जुन चव्हाण सर, तसेच देवरूख कॉलेजचे थावरे सर, त्याचबरोबर या विद्यापीठातल्या संलग्नित महाविद्यालयाचे टेंभुर्णी कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र कदम सर, तसेच मराठी विभागाचे प्रमुख, हिंदी विभागाचे प्रमुख, इंग्रजी विभागाचे प्रमुख व सर्व या चर्चासत्रामध्ये सहभागी झालेले प्राचार्य, प्राध्यापक, प्राध्यापिका, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, बंधू आणि भगिनींनो, मला विशेष आनंद होतोय की प्रथमच ऑफलाईन पद्धतीनं महाविद्यालयामध्ये 2 विभागामार्फत मराठी आणि हिंदी विभागामार्फत राष्ट्रीय चर्चासत्राचं या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे. सर्वप्रथम सर्व उपस्थितांचे महाविद्यालयाच्या वतीनं व संस्थेच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो. सांगायचं म्हणजे आमच्या महाविद्यालयामध्ये जवळजवळ आता सरांच्या बरोबर चर्चा झाली की सर म्हणाले की तुमचा परिसर अतिशय मोठा भव्य दिसतोय. तर जवळजवळ 13 एकराचा हा परिसर आहे. या परिसरामध्ये अगदी केजी पासून पीजी पीएचडीच्या रिसर्च सेंटरपर्यंत सर्व सुविधा या महाविद्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. तसेच सुरुवातीला अगदी मोजक्याच विद्यार्थी संख्येमध्ये महाविद्यालय सुरू झालेलं होतं. संख्यात्मक आणि गुणात्मक विचार करता महाविद्यालयाचा विस्तार असा हळूहळू त्यांनी होत गेला आणि आज जर विद्यार्थी संख्या जर पाहिली तर या संकुलामध्ये अगदी केजी पासून पीजी रिसर्च सेंटर पर्यंतची जवळजवळ 5,500 विद्यार्थी संख्या या संकुलामध्ये कार्यरत आहे. यामध्ये विशेष सांगायचं म्हणजे प्रस्तावित काही आम्ही कोर्सेस सुरू करण्याचा मानस ही या ठिकाणी आहे. त्यामध्ये BA-चा वैद्यकीय क्षेत्रातला कोर्स सुरू करणार आहोत. त्याचबरोबर नर्सिंग कोर्सेस पण आम्ही सुरू करणार आहोत. तर अशा अनेक कोर्सेसचं या ठिकाणी प्रस्तावित आम्ही ही केलेलं आहे. तर या पद्धतीनं उत्तरोत्तर संस्थेची व महाविद्यालयाची प्रगती होत आहे. त्यामध्येच आपण अशा वेगवेगळ्या उपक्रमाने वेगवेगळे उपक्रम आम्ही दरवर्षी राबवत होतो. त्याच पद्धतीने हा देखील एक उपक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. अतिशय चांगल्या पद्धतीनं हा उपक्रम यशस्वी होईल अशी मला आशा आहे. मी अधिक जास्त बोलणार नाही कारण सरांना अगोदरच वेळ झालेला आहे. त्यामुळे अधिकचं भाषण जास्त न करता मी माझं प्रास्ताविक थांबवतो. धन्यवाद.
धन्यवाद सर. आपल्या प्रास्ताविकातून आपल्या महाविद्यालयाची पार्श्वभूमी आणि महाविद्यालयात होत असलेला विकास आपण या ठिकाणी सांगितला. यानंतर पाहुण्यांचा परिचय करून देण्यासाठी प्राध्यापक डॉक्टर अमोल खाडे सर यांना या ठिकाणी आमंत्रित करतो. आजच्या आंतरविद्याशाखीय राष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये जे प्रमुख पाहुणे उपस्थित आहेत त्यांचा परिचय करण्यासाठी करून देण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. आपले आजचे प्रमुख पाहुणे प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन गणपती चव्हाण सर हे शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर या ठिकाणी हिंदी विभाग प्रमुख म्हणून मागील 36 वर्ष त्यांनी अध्यापन कार्य केलेलं आहे. चव्हाण सरांचे जवळपास 60 पेक्षा अधिक ग्रंथ प्रकाशित झालेले आहेत. त्यांचे 2 रिसर्च प्रोजेक्ट UGC स्पॉन्सर्ड पूर्ण झालेले आहेत. सरांनी रिसर्च गाईड म्हणून कार्य केलेलं आहे आणि एकूण 24 विद्यार्थी PhD अवॉर्डेड आहेत. त्याचबरोबर 34 विद्यार्थी MPhil अवॉर्डेड आहेत आणि सध्या 5 विद्यार्थी त्यांच्याकडे PhD करत आहेत. त्याचबरोबर चव्हाण सर यांनी विदेश यात्रा केलेली आहे. मॉरिशस, उझबेकिस्तान, रशिया अशा विविध देशांमध्ये त्यांनी आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये सहभाग नोंदवलेला आहे. त्याचबरोबर विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये सहभाग नोंदवत असताना सरांनी 500 पेक्षा अधिक शोध निबंध या ठिकाणी सादर केलेले आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सरांचे 50 पेक्षा अधिक शोध निबंध प्रकाशित झालेले आहेत. त्याचबरोबर सरांना हिंदी साहित्य अकादमी मॉरिशस सन्मान या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा प्राप्त झालेला आहे. त्याचबरोबर अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार त्यांना प्राप्त झालेले आहेत. सरांचा परिचय जो आहे तो खूप मोठा आहे. तरीही अशा प्रतिभासंपन्न चव्हाण सरांचा परिचय मी या ठिकाणी माझ्या परीने करून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याचबरोबर आपले दुसरे प्रमुख पाहुणे प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र सुदाम चव्हाण सर हे प्राचार्य म्हणून विठ्ठलराव शिंदे महाविद्यालय टेंभुर्णी या ठिकाणी कार्यरत आहेत. मागील 27 वर्षापासून मराठी विषयाचं अध्यापन करीत आहेत. कादंबरीची संकल्पना आणि मराठी नवकादंबरी स्वरूप चिकित्सा या विषयावर सरांनी PhD पूर्ण केलेली आहे. सरांची 17 पुस्तकं ग्रंथ प्रकाशित झालेले आहेत. त्याचबरोबर सरांचा एक मेजर आणि एक मायनर प्रोजेक्ट सुद्धा कंप्लीट झालेला आहे. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावर सरांचे एकूण 56 शोध प्रबंध प्रकाशित झालेले आहेत. त्याचबरोबर सोलापूर विद्यापीठाचे मानवी विद्या शाखेचे अधिष्ठाता म्हणून 2018 ते 19 दरम्यान त्यांनी पदभार भूषवलेला आहे. तसेच व्यूअर्स चेअरमन म्हणून सुद्धा सरांनी कार्य केलेलं आहे. त्याचबरोबर आपल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ सोलापूरच्या विविध प्राधिकरणावर सर या ठिकाणी कार्य करत असतात. त्याचबरोबर सरांना विविध प्रकारचे पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत. आपले तिसरे प्रमुख पाहुणे श्री अनिकेत चंद्रकांत धावरे सर हे MSc सेट गेट आणि PhD त्यांचं ऑनगोईंग आहे. असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून ते देवरूख या ठिकाणी कार्यरत आहेत. मॅथ्स या विषयामध्ये मागील 10 वर्षाचा त्यांचा अध्यापनाचा अनुभव आहे. त्यांच्या महाविद्यालयामध्ये ते NSS प्रोग्राम ऑफिसर म्हणून कार्य करतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सरांचे 2 शोध प्रबंध प्रकाशित झालेले आहेत आणि राष्ट्रीय स्तरावर 4 शोध प्रबंध त्या ठिकाणी प्रकाशित झालेले आहेत. सरांना जिल्हा स्तरावरचा बेस्ट NSS युनिट अवॉर्ड प्राप्त झालेला आहे. तरी या सर्व प्रतिभासंपन्न प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय या ठिकाणी मी माझ्या परीने थोडक्यात करून देण्याचा प्रयत्न केला. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपल्या आजच्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय श्री सुंदर या ठिकाणी करून दिला. यानंतर आपल्या आजच्या या उद्घाटन सत्राचं बीज भाषण ऐकण्यासाठी आपण सगळे आतुर आहोत. शिवाजी विद्यापीठाचे हिंदी विभागाचे माजी विभाग प्रमुख आणि आजचे आपले बीज भाषा प्रकारचे डॉक्टर
अर्जुन चव्हाण सर यांना मी बीज भाषणासाठी या ठिकाणी आमंत्रित करतो. देशभक्त संभाजीराव गरड महाविद्यालय मोहोळ के मंच पर इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के संयोजक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय पाटिल साहब, मंच पर उपस्थित मराठी के लेखक और हमारे समय के मित्र के और छात्र के अध्यापक संवेदनशील लेखक महेंद्र कदम जी, अभी अभी मंच पर जो मौजूद थे संस्था के सचिव गरड साहब, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी के सारे अध्यापकगण, विज्ञान के सारे अध्यापकगण, संबोधन में समय देने से ज्यादा मैं अपने मंतव्य पर ध्यान केंद्रित करूं, मुझे सुनने के लिए लालाई देवी और सज्जन। असल में इस संगोष्ठी के ये मेरा आना बहुत कम अवधि में तय हुआ। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने संपर्क किया और ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया कि हम ना नहीं कह सकते हैं और ना कहता भी नहीं है, कभी कहता नहीं है गोष्ठी के लिए खास। अपनी कमजोरी बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपनी कमजोरी बताता हूं। मेरी कमजोरी है गोष्ठी के व्याख्यान के लिए जाना, घोड़े बेचे जाना। बाकी किसी काम के लिए जाएंगे नहीं जाएंगे कह नहीं सकते, लेकिन गोष्ठी के लिए जाना। और अच्छा किया कि आपने परिचय बहुत संक्षेप में दिया, वरना होता क्या है कि रंगमंच जितना बड़ा होता है नाटक बहुत छोटा है। असल में नाटक अच्छा होना जरूरी होता है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि महाविद्यालय में जो ये राष्ट्रीय गोष्ठी संपन्न हो रही है, मैं देश भर में और दुनिया भर में गया हूं, लेकिन इस महाविद्यालय में पहली बार आया और मुझे लगा कि यहां जाना चाहिए। दो कारण है कि यहां जिस विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई तो आज की तारीख में बहुत संवेदनशील विषय। और दूसरा ये कि सोलापुर एक समय में शिवाजी विश्वविद्यालय हमारे विश्वविद्यालय से संलग्न, ये महाविद्यालय भी विश्वविद्यालय से, जो सोलापुर विश्वविद्यालय अलग हुआ तो थोड़ा सा बीच बीच में अंतराल आया। वरना कोई महाविद्यालय ऐसा नहीं था कि जहां हम पहुंचे नहीं, खासकर हो बार्शी हो, छोटे छोटे महाविद्यालय थे। कुछ जगह महाविद्यालय थे मेरे स्कूल ही थे, और हर जगह जहाँ स्कूल नहीं वहाँ विद्यालय, महाविद्यालय, और जहाँ महाविद्यालय थे वहाँ विश्वविद्यालय हो गए। अच्छी बात है, ये विकास का जो है दौर है। विषय है समकालीन साहित्य, वाणिज्य, विज्ञान और तंत्रज्ञान के क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन। स्थित्यंतरण मराठी में कहते हैं, हम हिंदी में परिवर्तन कहते हैं। और हिंदी मराठी एक ही माँ की दो बेटियां हैं, उसमें कोई दाया बाया या छोटी बड़ी कहने की भी जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि सभागार में बैठे हुए सारे जितना मराठी जानते हैं हिंदी भी जानते हैं। जानते ही नहीं जानते, हाँ कहते तो हाथ पूछा उठा करके। हिंदी अगर जानते हैं, जिनकी उंगली ऊपर नहीं, मैं समझूंगा कि वो गूगल पर है, ताकि उनको इसकी कोई जरूरत नहीं है या फिर जानते नहीं है। क्योंकि आजकल जो है मोबाइल में क्या कुछ नहीं भरोसा, मोबाइल में आज क्या कुछ नहीं भरोसा है, और इससे दूर से ज्यादा गूगल पर भरोसा है।
अब व्याख्यान चल रहा है, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा व्याख्यान हो जाता है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता। और फिर मिसेस चौहान को संकेत जाता है कि हाँ पहुंचे ही थे, सही जगह व्याख्यान कैसा रहा, क्या हुआ, बताने से पहले उनको पता चलता है। बधाई महाविद्यालय को इसलिए तालियां बजाने के लिए स्वतंत्र है आप, अगर आप चाहते हैं तो, वरना बजाने से अगर बजाते हैं तो मत बजाइए। महाविद्यालय में बहुत संवेदनशील विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, इसलिए बधाई। प्रधानाचार्य को बधाई, सारे भाषा विषय के अध्यापकगण, अध्यक्ष को बधाई, विज्ञान और तंत्रज्ञान भी इसमें जोड़ा है, उनको भी बधाई। ये विषय जो आप देख रहे हैं, मुझे बीज वक्तव्य करना है, वृक्ष वक्तव्य नहीं। बीज बोया जाता है और असल में पौधा रोपा जाता है। मराठी में गलत शब्द प्रयोग करते हो, वृक्षारोपणावा ये लोग, अरे वृक्ष शब्द लावतात का, पौधा पौधा होता है, उसका वृक्ष बनाते हैं। वैसे मैं बीज बोने के लिए आया हूं, आप लोगों का दायित्व है कि आगे उसकी सिंचाई करें। जब अगली बार मैं आऊंगा तो उसका कुछ फल तो देखने के लिए। मूल विषय है समकालीन साहित्य, वाणिज्य, विज्ञान और तंत्रज्ञान के क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन, उसका अध्ययन। इस विषय में 5 संकल्पनाएं मैं आपके सामने रखूं। पांचों में पहली संकल्पना है समकालीन, इसे स्पष्ट करना है। दूसरी है साहित्य, तीसरी वाणिज्य, फिर विज्ञान और अंतिम है तंत्रज्ञान, जिसमें हम सब रहे हैं। और इसमें इन पांचों चीजों का सामाजिक परिवर्तन में क्या उदाहरण है, क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या मूल्यांकन है, वो आज के इसमें कुछ सत्र भी होंगे, इसके बाद सत्र भी आदमी रहते हैं, उसमें चर्चा अपेक्षित है। मैं दिशा देने का काम करूंगा, बीज बोने का काम करूंगा, और बीज वहीं बोया जाता है जहां जमीन उर्वर होती है, जहां जमीन उर्वर दिखाई देती और काफी बड़ी दिखाई देती। और सोलापुर की ये भूमि जो है काफी उर्वर होती है और आंदोलनों में भी आगे रहती है। मैं समझता हूं कि ये विषय, इसमें 5 एंगल है, 5 गोल है। एक तो समकालीन है, कंटेम्पररी पीरियड, फिर लिटरेचर के संदर्भ में, फिर कॉमर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी। आपने एक पत्थर में कितने काज किए, आपके विजन की बात नहीं पड़ेगी। वरना जो है कि एक कोई विषय होता है और उसमें उस विषय के लोग ही आगे, बाकी लोगों का कोई लेना देना नहीं होता है। अगर मराठी का चर्चा सत्र या संगोष्ठी हो तो हिंदी अंग्रेजी वालों को लगता है कि हमें क्या लेना देना, ऐसा नहीं है। असल में आज की तारीख में हर विषय एक दूसरे से संबंधित है, और अगर संबंधित है तो उसका फायदा भी उठाना होता है। और आज अवसर भी है और चुनौतियां। अब ये बात अलग है, आपके क्षमता पर, आपके मुद्दे पर, आपके औकात पर निर्भर है। इसमें क्षमता पर निर्भर मैं कह रहा हूं, ये क्षमता पर निर्भर है या मुद्दे पर निर्भर है। यहां अवसर ज्यादा है कि चुनौतियां ज्यादा। कोई कहेगा चुनौतियां ज्यादा है, कोई कहेगा अवसर ज्यादा है। ये अवसर और चुनौतियां बराबर है, अपनी क्षमता के अनुसार हम उसको रूपांतरित करें, अंतरित करें, कन्वर्ट करें। तो समकालीन संकल्पना जो है वो कंटेम्पररी पीरियड के लिए है। अगर मैं साहित्य से संबंधित बात करूं, हिंदी से संबंधित बात करूं, तो सन 60 के बाद का काल जो है समकालीन काल माना जाता है, 1960 के बाद। और 1960 के बाद ऐसा क्या हुआ जो समकालीन संकल्पना रूढ़ हो गई? इसमें मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला कारण कि 2 बार पाकिस्तान से युद्ध हुआ और 1 बार चीन से, परिणाम सामने आए। और आज की तारीख में हम देखते हैं कि पड़ोसी का संपर्क और संबंध इतना सौहार्दपूर्ण और विश्वासपूर्ण है कि नहीं, इसका पूर्ण मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। चीन का संरक्षण का बजट जो है, सुरक्षा का बजट जो है, भारत से तिगुना है, तिगुना, 3 पट। इसका कारण जो भी हो, लेकिन सच यह है कि समकालीन समय जितना जो है अवसर का है,
उतना ही चुनौतियों का। कभी कभी चुनौतियां ज्यादा है, अवसर कम है। नई पीढ़ी के लिए हम कहते थे कि हमारे जमाने में पढ़ने के लिए किताबें जो है आधे दामों पर बेची जाती थी, वो नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में बच्चा जो स्कूल में भर्ती होता है, पहली कक्षा में भर्ती होता है, तो बच्चा 60,000 रुपए भर्ती होते हैं। और कॉन्वेंट में थोड़ा अगर समय मिला तो बात में इस पर आऊंगा कि मराठी को अभिजात माना गया है। लेकिन दर्द की बात ये वाक्य कहने से पहले भी बता दूं कि कई हजार मराठी स्कूल बंद हो गए, उनको लेकर किसी को लेना देना नहीं। समकालीन संकल्पना पहले ये 1960 के बाद हुई। असल में समकालीन संकल्पना भी संदर्भ और समय सापेक्ष थी। मैं अगर कबीर का जिक्र करूं तो कबीर के समकालीन तुकाराम होंगे, उधर या ऐसी होंगे सूरदास होंगे, तुलसीदास होंगे। या इधर खांडेकर का जिक्र करूं, प्रेमचंद का जिक्र करूं तो वो एक दूसरे के समकालीन। निराला, पंत जी और शिवानंद का जिक्र करूं तो वो एक दूसरे के समकालीन। तो सोच समझ करके ये संगोष्ठी का विशेष है कि समकालीन साहित्य है, समकालीन वाणिज्य है, समकालीन जो है विज्ञान है और समकालीन तंत्रज्ञान भी। तंत्रज्ञान उसके पहले भी था, लेकिन जानबूझ करके समकालीन में था, कंटेम्परेरी पीरियड था। और समाज के संदर्भ में हमें मूल्यांकन करना है, इसमें कितना हमने पाया और कितना पाया। बात यह है कि समकालीन से थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते तो पहले साहित्य को रखा है। अब साहित्य का मतलब ये बड़ी व्यापक संकल्पना है। हितेन भावास साहित्यम या साहित्येन भावास साहित्यम वामन कहते हैं। अगर जो हितों के भावों से युक्त वो साहित्य, जिसमें हित का भाव नहीं है वो साहित्य की स्थिति में नहीं माना गया है विद्वानों। तो साहित्य संकल्पना भी दूसरी संकल्पना है, इसको थोड़ा सा हम समझ लें कि भले ही उसका उत्पत्ति हितों के भावों से युक्त हो, लेकिन आज बहुत सारे साहित्य के अंतर्गत दौर आ गए, प्रवाह आ गए, ट्रेंड आ गए कि जिनको पहले साहित्य मानने से विद्वानों के बीच में हिचक नामोर सिंह जैसे बड़े आलोचक ने दलित साहित्य को साहित्य माना नहीं। लेकिन बड़े मंच पर दिल्ली मुंबई में एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, अब मैं भी उसमें था, तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का सलाम पढ़ने के बाद मैं खुले में स्वीकार करता हूं कि ये भी साहित्य है, ये है दलित साहित्य। वरना परसों तक हमारे महेंद्र दिवाकर जी ने धारवाड़ में अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी परसों हुई, तो उन्होंने कहा कि साहित्य साहित्य होता है, वो दलित होता है, स्त्रीवादी होता है, आदिवासी होता है। विचारों के लिए आप स्वाधीन भारत के नागरिक हैं, लेकिन आगे हिंदी में लेकिन किंतु परंतु मराठी में है पर बड़े खतरनाक शब्द है, उसका पूर्वार्ध आगे क्या है वो ध्वस्त कर देता है। तो ये मान्यताएं आज भी स्त्रीवादी साहित्य को स्वीकारने के लिए पहले तैयार नहीं, दलित साहित्य को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। हिंदी की तुलना में मराठी में सबसे ज्यादा आत्मकथाएं आरंभ में क्यों आ गई? उसका कारण महाराष्ट्र की सामाजिक परंपरा है, जो आपके विषय के भीतर है, सामाजिक सत्य। महाराष्ट्र ने वो उम्र जमीन पैदा की कि जिसमें लिखने पढ़ने के लिए और सोचने चिंतन विचार करने के लिए। इसलिए मुझे देख करके ये सब पद्धति देख करके मेरे साथ जुड़ करके साहित्य को लेकर के जो आपने केंद्र विषय रखा, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू जी, फुले जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी और पुण्यश्लोक अहिल्या देवी जी, सावित्रीबाई जी और नामोसा, इनका पूजन करके जिस गोष्ठी का मैं समझता हूँ कि आरंभ होता है, वो परम होगी सबको सशक्त कोई। असल में मैं बोल रहा था कि साहित्य और साहित्य मतलब बड़ी व्यापक संकल्पना है। हम कहते हैं कि आज घर में साहित्य नहीं है, रसोई में साहित्य, किचन में साहित्य का मतलब मटेरियल ही है। लेकिन यहां लिटरेचर क्या है? लिटरेचर भी कौन सा? तो यहां हम चर्चा कर रहे हैं वो भारतीय साहित्य। फिर भारतीय साहित्य की संकल्पना, किस भाषा का साहित्य है भारतीय साहित्य, इसको थोड़ा सोचना। भारतीय साहित्य बड़ी व्यापक
संकल्पना है, केवल हिंदी का साहित्य नहीं भारतीय साहित्य, केवल मराठी का साहित्य नहीं भारतीय साहित्य, केवल गुजराती, बंगाली, तेलुगु, तमिल, मलयालम या उर्दू का साहित्य नहीं भारतीय। इन सारी भारतीय भाषाओं का साहित्य शुरू में जब भारतीय संविधान बना तो 14 भारतीय भाषाएं उसमें कानूनन सम्मत है। आज इनकी संख्या 22 तक और भी इसमें इजाफा हो गया। डोगरी को भी माना, भोजपुरी को भी, उड़िया जो थी वो भाषा के रूप में माना, इनकी संख्या 24 के ऊपर जाए। इन सारी भारतीय भाषाओं का साहित्य वो भारतीय साहित्य के अंतर्गत पहले बोलियां जो है बोलियों में भी साहित्य। और मैं महाराष्ट्र के बाहर जब उत्तर भारत में बोलने के लिए जाता हूँ तो इनको ये पता होगा कि ये महाराष्ट्र से आए और महाराष्ट्र में साहित्य के इतने सारे प्रभाव उतने हिंदी में नहीं, पूरा की साहित्य बात हुआ साहित्य से महाराष्ट्र में, यहां तक कि नांगल कृषि से जुड़ा हुआ जो औजार है उसके, तो इसमें मैं ये बता रहा था कि महाराष्ट्र में जो है दलित आत्मकथाएं सबसे पहले खुली, हिंदी में उसके बाद 20 साल बाद, अब हिंदी में ज्यादा है क्योंकि भूभाग बड़ा है, समाज ज्यादा है, लेकिन इतिहास अगर पहले गुजरात में मैं बोल रहा वीर नर्मद दक्षिण विश्वविद्यालय में और आदिवासी से संबंधित साहित्य सम्मेलन था और 20 वक्तव्य ही कर रहा था तो मैंने संकेत दिया था कि आदिवासी ने एक भी आत्मकथा लिखी हुई नहीं। अब इसका कारण क्या है, वो लिखना नहीं चाहते ऐसा नहीं। तो हमारे युवा अध्यापक ने जो जेएनयू से आया उन्होंने कहा कि ये बात मैं मानता नहीं क्योंकि हम आदिवासी लोग जो है वो समूह में विश्वास करते हैं, इसलिए हम सामूहिक अपना नहीं व्यक्तिगत नहीं। तो मैंने कहा बच्चा तुम छोटे हो जेएनयू में पढ़ा तो ये जेएनयू का वो जो हर व्यक्ति का विधान है वो अंतिम नहीं होता है। जेएनयू में कई बड़े से दिग्गज हमारे अपने विश्वविद्यालय विभाग में आए, ये बताओ कि अगर आदिवासी समाज कब से पढ़ा लिखा होने लगा, ये समाज का वो हिस्सा है सबसे अंत में इनको पढ़ने का अवसर, यहां तक कि पढ़ाने के लिए प्रबोधन के लिए जंगल में जाने वालों के लिए विरोध करने वाले लोग भी उसमें आए। दोनों पक्ष है, अज्ञान भी है और अच्छा यह तो कही है जो औषधियां प्रकारिता दोनों पक्ष। लेकिन सच यह है कि जब वो पढ़े लिखे होते हैं तो अपना धर्म खुद ही। उत्तर भारत में क्यों आत्मकथाएं बाद में आ गई मुझे बताइए। स्त्रियों की आत्मकथाएं, राजभाषा कहने से राष्ट्रभाषा से भी उसकी अहमियत बढ़ जाती है। राष्ट्रभाषा की भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज शब्द प्रयोग है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 343 हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज। क्यों? इसलिए कि वो अधिकतर जनता उसको जानती, समझती और बोल सकती। ये आज बढ़ गई, आज विश्व में पहले नंबर की दावेदार की तरफ अग्रसर। मुझे बताना यह है कि साहित्य लिखा वहां जाना जहां प्रबोधन कर रहा है। मूल विषय में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रबोधन कर रहा है। पुणे जी से बात कर रहे हैं, छत्रपति शाहू जी महाराज से होते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर से होते हुए, फिर जो है सावित्रीबाई फुले और आपके विश्वविद्यालय को जो नाम है दिया हो पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी। तो ये सब क्रांतिकारी विचार चिंतक थे जिन्होंने कहा हर संभव पढ़ना है, पढ़े बिना सुधरेगा, जब तक पढ़ता नहीं तब तक पिछड़ता है। और इसलिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पढ़ने के अवसर मिले और मैं समझता हूं कि कला के क्षेत्र में और खास करके पिछड़े वर्गों में जो लिखने का प्रारंभ हुआ महाराष्ट्र में सबसे पहले हुआ। उसका मूल कारण ये जमीन उर्वर रहने का, इसलिए उर्वर जमीन में बीज बोया जाता है। ये जमीन उर्वर साहित्य के साथ साथ समानांतर हम देखते हैं कि वाणिज्य है, जिसको हम व्यापार, व्यवसाय, उद्योग कहते हैं। प्रारंभ में गांवों में कहावतें थी
कि श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ खेती, उसके बाद व्यवसाय, उसके बाद नौकरी, ये क्रम था। लेकिन उल्टा हो गया, ये बात अलग है समय के साथ। तो क्या परिवर्तन हुई उसका भी मूल्यांकन करते समय एक बात ये भी आती है। लेकिन व्यापार या वाणिज्य या व्यवसाय की मूर्ति आदमी जब से घुटनों के बल पर देखने लगता है तभी से आ जाता है। और दो वर्ग समाज में जो थे कारोबार के जमाने से, शोषक, शोषण करने वाला, शोषित होने वाला, शोषित। तीसरा वर्ग बाद में आ गया, भारत की आजादी, शिक्षा का प्रचार और प्रसार। तो व्यापार जो है समानांतर चलता रहा और इसमें परिवर्तन हम गजब का देखते हैं कि ये परिवर्तन व्यापार के क्षेत्र में भी पहले समृद्धि की तरफ था, सुविधा प्रदान करने के लिए था, लेकिन आज अर्थ तक सीमित है। चार पुरुषार्थ जो माने गए थे उसमें से एक है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, उसमें एक अर्थ। तो अर्थार्जन जीवन का लक्ष्य बन गया। वाणिज्य, व्यापार, उद्योग और व्यवसाय इस अर्थ में सामने आज आया है और सामाजिक विकास में इसका योगदान हम नकार नहीं सकते। अगला क्रम आता है विज्ञान का। विज्ञान का सीधा सा सरल सा अर्थ है जो ज्ञान साधारण न रह करके विशिष्ट बन जाता है वो ज्ञान नहीं बल्कि विज्ञान कहा है। और दो तीन फॉर्मूले में आपको बताऊं तो बिल्कुल आप मानेंगे कि हम रोजाना जीवन में भी कहते हैं हम वैज्ञानिक दृष्टि का हो तो मैं मानता, फिर वो बाबा रामदेव की दृष्टि का हो ना, वैज्ञानिक दृष्टि से भरा हुआ है। तो यह विज्ञान की दृष्टि क्या है जो ज्ञान नहीं बल्कि विशिष्ट ज्ञान बन गया है, शास्त्रीय ज्ञान बन गया है, जिसमें वस्तुनिष्ठता और दूसरी बात केवल वस्तुनिष्ठता। विज्ञान का सत्य जो होता है सार्वत्रिक होता है और सार्वकालिक। सार्वत्रिक सच का मतलब क्या है? एक फॉर्मूला है, गणित या स्टैट या भौतिक है या रसायन है। 10 10 + 10 इज इक्वल टू 20। 10 धन 10 20 कहा इस हमारे 20 त्यामध्ये पुन्हा वेगवेगळ्या पिक्चरमध्ये दारा संख्येसाठी विज्ञान का सच पहली बात इस सार्वकालिक और सार्वत्रिक उसका परिणाम आप आज देखिए, आज से पीछे मुड़ के आज से 100 साल पहले देखिए या आज से 100 साल बाद देखिए, 10 + 10 यानी 20 होगा, 25 या 21 या 19 में देखिए। ये विज्ञान का सच सार्वकालिक है, किसी भी काल में वस्तुनिष्ठ। और दूसरी बात वो जैसे सार्वकालिक होता है वैसे सार्वत्रिक सच। विज्ञान का सच सार्वत्रिक सच। सार्वत्रिक का मतलब है कि स्थान से आप ये भारत में गणित करके देखिए या पाकिस्तान में गणित करके देखिए या जाकर के अमेरिका में भी ये गणित करके परिणाम होगा। या हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का 1 या 2O each equal to 1। जहां मिल्क नहीं मिलेगा, रेडी का तेल नहीं मिलेगा या मिट्टी का तेल नहीं मिलेगा, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का मिला करके ये सूत्र जो है भारत में भी ये परिणाम देगा, भारत के बाहर भी देगा। तो सच ये है कि विज्ञान का सच जो है सार्वकालिक होता है, सार्वत्रिक, वस्तुनिष्ठता उसमें बरकरार है। तो समकालीन समय में ये वस्तुनिष्ठता बढ़ती गई। पहले भभूतवाली के पास जाते थे बीमार पड़ने पर, आज अस्पताल में जाते, अच्छी बात। और ये विज्ञान जो है नेहरू जी ने भी कहा कि आप उसका प्रयोग कैसा करना चाहते हैं उसमें डिपेंड है। इसलिए पानी गर्म करने के लिए उसका प्रयोग होता है, बटन दबाने के लिए शुरू होगा।
और दूसरा बटन दबाने से बगल में जो होता है फ्रिज का ठंडा भी होता है। तब वो एक है, लेकिन परिणाम दो देता है। एक ठंडा देता है, दूसरा गर्म। एक ठंडक देता है और दूसरा जलाने का काम है। विद्युत दाहिनी या पड़े हर शहर में, क्योंकि कहां से लाए इतने अंधे विधि के लिए दहन के लिए ईंधन, ये समस्या। तो बड़े बड़े महानगरों में बॉडी अंदर डाल दी जाती है और 20 मिनट के बाद रात बाहर आती है। प्रयोग कैसे आप करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं आपके लिए। और मोबाइल तक आऊंगा मैं कि मोबाइल को लेकर के बहुत माता पिता परेशान है। नेहरू ने जो कहा था, ये बात मुझे इसको याद कहा था, तो उन्होंने ये मान्यता रखी थी कि हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे। वो शाप और दान, वो आपके हाथ में जो है, आपके हाथ में रिमोट है। चैनलों की संख्या अनगिनत है। और अगर मैं बताऊं कि 1155 चैनल है इस देश में, तो ये मेरा जो दावा है ये 12:45 में होगा। 12:46 जब होगा तो मेरा दावा झूठा साबित हो सकता है, क्योंकि इस बीच 2-4 चैनलों का इजाफा और हो सकता है। इसलिए उत्तराधुनिकता के इस जमाने में पोस्ट मॉडर्निज्म का ये जमाना है और उसमें विज्ञान है। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में एक ऐसी कंपनी आज विकसित हुई कि जो डेड बॉडी का पंजीकरण करवाने, समझ डेड बॉडी और जीते जी पंजीकरण करा रहे हैं, जीते जी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं अपनी बॉडी का। और ये लाखों में करोड़ों में नहीं, अरबों खरबों में। और वो कंपनी पैसे देंगे, हाँ उनको पैसे देंगे, आप जीना जितना आपकी एज है तब तक जिएंगे। मरने के बाद जिनसे आपने पंजीकरण किया, रजिस्ट्रेशन किया आपकी बॉडी का, उनके कब्जे में वो बॉडी लेंगे और उस बॉडी पे वो लेबल लगा लेंगे और अंतरिक्ष में जाकर के उस स्थान पर छोड़ेंगे जिस स्थान में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण काम। अब सुनीता विलियम का क्या हुआ, प्रतिदिन जानते हैं, 9 दिन के लिए गई, लेकिन प्रयोग चल रहा है। डेड बॉडी का पंजीकरण इसलिए हो रहा है कि एक न एक दिन, आज नहीं तो कल, जो उड़े हुए प्राण है वो वापिस लाने में वैज्ञानिकों को सफलता मिलेगी। और जिस दिन सफलता मिलेगी उस दिन वो जिन्होंने अपनी बॉडी का पंजीकरण किया और कंपनी ने अपने कब्जे में लेकर के अंतरिक्ष में उस जगह छोड़ दिया जिस जगह गुरुत्वाकर्षण क्षमता काम नहीं करती। जो चीज जहां छोड़ दी जाती है वो वहीं रहती है, तो दाएं जाती है, बाएं जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, वो ऐसी जगह। तो वहां जो बॉडी छोड़ दी जा रही है, प्राण यदि वापस आने में सक्सेस होगी उस दिन वो ऊपर से नीचे लाएंगे, उसको प्राण भर देंगे और जीने की ये है विज्ञान का संकल्प। चंद्रमा की पूजा की जाती है अपने यहाँ, आज भी की जाती है। आज संकल्प है ना, है कि नहीं? मैं देश भर में घूमता हूँ, मैं पश्चिम बंगाल में देखता हूँ कि चंद्रमा की पूजा की जाती है, उसके उदित होने के बाद ही खाना खाएंगे। और आज गड्ढे हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने पता लगा वहां पे गड्ढे हैं। अमेरिका वाले अपने यहाँ कूड़ा करकट ज्यादा हुआ इसलिए चंद्रमा पे जाके कूड़ा करकट नहीं, कचरा था। कुछ लोग चंद्रमा को प्लॉट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। अब वो वाला चंद्रमा नहीं रहा, जो सारे उपमेय और उपमान जो चंद्रमा और चंद्रिका के लिए थी, मुख्य लिए थी। आज विज्ञान के इस जमाने में हम ये देख रहे हैं वैज्ञानिक तथ्य उसको निष्पक्ष है और समय की निरपेक्षता जो विज्ञान थी उसके बाद थोड़ा सा कालखंड जो आगे बढ़ता है वो तंत्र ज्ञान। आज हम विज्ञान के जमाने में नहीं है, आज हम तंत्र ज्ञान के जमाने में हैं। तंत्र ज्ञान ने उन्नति के सारे पायदान है लागे। पोस्ट मॉडर्निज्म उत्तराधुनिकता की एक प्रवृत्ति ये भी है, साहित्य में भी है और सामाजिक की। उत्तराधुनिकता के 2